हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नेंस, और जिसके अंदर जो हमारा टॉपिक है दैट इज द क्लॉज 49 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इसी तरह कॉर्पोरेट गवर्नेंस सब्जेक्ट के अंदर भी ये मतलब एप्लीकेबल है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। और इसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बिरला कमेटी ने रिकमेंड किया था, जिसके बेसिस पे सीबी ने जो है 49 क्लॉज जो है लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर उसको डाल दिया गया। और ये एक मेजर स्टेप है जिसके बेसिस पे क्या था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स को फॉर्मुलेट किया गया। तो ये एक स्टैंडर्ड की तरह काम करता है। क्लॉज 49 जो है एक माइलस्टोन है जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के अंदर, और ये सारी न्यूली लिस्टेड कंपनी जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल है 31 मार्च 2001 से। उसी के बाद नारायणा मूर्ति ने फर्दर एक काम किया ताकि इसको बेटर अमेंड किया जा सके और कंपनी लॉ के साथ जो है इसको अलाइन किया जा सके। तो ऑन 17 अप्रैल 2014 से भी अमेंडेड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स फॉर द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया, जो कि 1 अक्टूबर 2014 से एप्लीकेबल है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव था जो इसको दोबारा से रिवाइज किया गया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म जो है वो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। और इसके अंदर था कि ज्यादा स्ट्रिंजेंट कंडीशन भी जो लिस्टेड कंपनी है उसके ऊपर लगाई गई। तो यहाँ पे जो क्लॉज 49 जब इसको इनिशिएट किया गया तो उसमें था कि जो लिस्टेड कंपनी के बोर्ड के अंदर जो हाफ ऑफ द डायरेक्टर है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, आउटसाइडर्स होने चाहिए। और उसी तरह सेबी ने जो ऑडिट कमेटी है उसके अंदर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कि उस जो ऑडिट कमेटी है उसके अंदर भी मेजोरिटी जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए। क्लॉज 49 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट जो है उन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट होने जा रही हैं। और इसके अंदर मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी प्रोविजन दोनों ही है। मैंडेटरी है जो कि कंपल्सरी है, नॉन मैंडेटरी जो है डिस्क्रिशनरी है। तो ऑब्जेक्टिव जो था अलाइनमेंट विद द कंपनी एक्ट 2013, और उसी तरह लीडिंग इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना ताकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेटर हो सके। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो फ्रेमवर्क है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए और जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है वो डिस्क्लोज और वहां पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और बोर्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको ज्यादा जो है स्ट्रिंजेंट किया गया। हम देखते हैं कि मैंडेटरी प्रोविजन क्या है। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, इट्स प्रोसीजर, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग, नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट, ऑडिट कमेटी, इट्स कंपोजिशन एंड रोल, प्रोविजन रिलेटिंग टू सब्सिडरीज कंपनी, डिस्क्लोजर टू द ऑडिट कमेटी, बोर्ड एंड शेयर होल्डर, CO and CFO certification, quarterly report on corporate governance, annual compliance certificate, जिसको हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। नॉन मैंडेटरी जो कि डिस्क्रिशनरी है, द बोर्ड में अपॉइंटेड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन who shall be entitled to maintain chairman's office at the company's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of its duties। ये बोर्ड जो है एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है अपॉइंट कर सकता है, जो कि चेयरमैन की ऑफिस की पोजीशन कंपनी के एक्सपेंसेस पे होल्ड करेगा और जितने भी एक्सपेंसेस उसकी ड्यूटीज के अंदर लगते हैं वो उसको सारे वापस रिम्बर्स किए जाएंगे। और उसी तरह क्या है कि जो हाफ ईयरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको डिस्क्लोज किया जाएगा और उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स है वो भी समराइज वे में जो है दिए जाएंगे। और उसी तरह की जो मतलब ऐसा रिजाइन जिसके अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो अनक्वालिफाइड विदाउट एनी एडवर्स रिमार्क होनी चाहिए। उसी तरह सेपरेट इंडिविजुअल टू द पोस्ट ऑफ चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अंदर अपॉइंट होने चाहिए। उसी तरह क्या है कि जो इंटरनल ऑडिटर है वो ऑडिट कमेटी को डायरेक्टली रिपोर्ट करे। और उसी तरह जो मतलब जो भी ये विजिल मैकेनिज्म जो है किया जाता है वो वेबसाइट और बोर्ड रिपोर्ट के अंदर होना चाहिए। रेम्यूनरेशन पॉलिसी और एवेल्युएशन क्राइटेरिया भी जो है एनुअल रिपोर्ट के अंदर मेंशन होना चाहिए। द कंपनी शेल डिस्क्लोज, मतलब अपनी वेबसाइट पे जाके अगर डायरेक्टर जो है रिजाइन देते हैं तो उसके डिटेल रीजन मतलब जो है वो वहां पे होनी चाहिए।
तो अब हम मैंडेटरी प्रोविजन के अंदर देते हैं कि जो रिवाइज क्लॉज 49 है ये शेयर होल्डर्स को राइट देती है, द कंपनी शुड सीक टू प्रोटेक्ट एंड फैसिलिटेट द एक्सरसाइज ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स की राइट्स की वो प्रोटेक्शन करे और देखे कि शेयर होल्डर अपने राइट जो है एक्सरसाइज कर सकें, और उसी तरह शेयर होल्डर को एडिक्वेटली और टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो भी चेंजेस आती हैं। और उसी तरह क्या है कि जो सारे शेयर होल्डर्स हैं, चाहे वो माइनॉरिटी है चाहे वो फॉरेन शेयर होल्डर्स हैं, उनके साथ इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि शेयर होल्डर मीटिंग के अंदर वोट डाल सके, बोर्ड से क्वेश्चन कर सके, रेजोल्यूशन प्रपोज कर सके, जो बोर्ड मेंबर्स की नॉमिनेशन है, इलेक्शन है, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके, ऑनरशिप राइट को एक्सरसाइज कर सके, अगर कोई भी उनको प्रॉब्लम होती है, ग्रीवेंस होती है, तो वो कंपनी को फॉरवर्ड कर सके। और उसी तरह जो कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स हैं, अगर वो कोई अब्यूजिव एक्शन लेते हैं तो उससे वो प्रोटेक्ट हो सके। All shareholder of the same series of a class should be treated equally, कि सेम सीरीज के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उनकी ट्रीटमेंट इक्वली होनी चाहिए। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जनरल शेयर होल्डर मीटिंग के अंदर जो प्रोसीजर है वो इस तरह का होना चाहिए कि इक्विटेबल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। और उसी तरह कंपनी एक सुटेबल फ्रेमवर्क डिवाइस करे जिससे इनसाइडर ट्रेडिंग और अब्यूजिंग जो सेल्फ रेटिंग है उससे प्रोटेक्शन मिल सके। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं होते, कि कम से कम जो बोर्ड कंपोजिशन है उसके अंदर ऑप्टिमम होना चाहिए। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, तो यहाँ पे जो 50% है वो कम से कम जो है नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, आउटसाइडर्स होने चाहिए, और कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है। अगर चेयरमैन जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो बोर्ड के अंदर जो हाफ ऑफ दी कंपोजिशन है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की होनी चाहिए। अगर चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो जितनी भी टोटल बोर्ड बनाना है उसका 1/3 जो है कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। आईडी का मतलब है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अदर देन ए नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। देखो, यहाँ पे जो भी व्यक्ति, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन होती है। अगर वो किसी लिस्टेड कंपनी के अंदर होल टाइम डायरेक्टर काम कर रहा है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है, नॉट मोर देन 3 लिस्टेड कंपनी। और इसके अलावा वो, मतलब अगर वो होल टाइम डायरेक्टर नहीं है तो वो 7 लिस्टेड कंपनी के अंदर, मतलब 7 लिस्टेड कंपनी से ज्यादा में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसकी जो टर्म है वो 5 इयर्स की है, वो 2 टर्म जो है होल्ड कर सकता है। जब सेकेंड टर्म के अंदर उसकी रिअपॉइंटमेंट होती है तो वहां पे शेयर होल्डर उसको अप्रूव करते हैं थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। उसी तरह जब वो अपनी टर्म जो है मैक्सिमम मतलब 10 ईयर की कंप्लीट कर चुका होता है तो वहां पे 3 इयर्स के बाद वो दोबारा से एलिजिबल हो सकता है। तो कूलिंग पीरियड होता है 3 इयर्स का, जैसे 10 इयर्स मतलब दो उसने 2 टर्म्स ले लिए हैं, उसके बाद 3 ईयर तक नहीं ले सकता, फिर उसके बाद वो ले सकता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है अगर वो रिजाइन करता है या वो रिमूव किया जाता है तो वहां पे होता है कि 3 मंथ्स के अंदर जो है न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है आ जाना चाहिए। Independent director who resign or removed are to be replaced with new independent director within 3 months और immediately। देखो, या तो वो 3 मंथ्स के अंदर नया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए या जब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होती है तो उसके इमीडिएटली बाद जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। दोनों में से जो पहले होता है वो फॉलो करना है। और उसी तरह जो डायरेक्टर है वो 10 कंपनी से ज्यादा में मेंबर नहीं हो सकता, और चेयरमैन जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है 5 कमेटीज के अंदर हो सकता है। बोर्ड मीटिंग जो है कम से कम साल के अंदर 4 टाइम्स होनी चाहिए, और 2 बोर्ड मीटिंग के अंदर जो गैप है वो 120 डेज का होना चाहिए मैक्सिमम। और उसी तरह बोर्ड मेंबर जो है एनुअल बेसिस पे बताएंगे कि हमने कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया है। उसी तरह जो रिवाइज क्लॉज है वो कहती है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस एवेलुएट होनी चाहिए, और ये जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। और उसी तरह क्या है कि इसके बेसिस पे, इस परफॉर्मेंस एवेलुएशन के बेसिस पे उनकी रीअपॉइंटमेंट जो है मतलब देखी जाती है कि उनको रीअपॉइंट करना है या नहीं करना। उसी तरह जो कंपनी है वो जो भी बेसिकली जो भी डिस्क्लोज द क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस एवेलुएशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो भी नॉमिनेशन कमेटी ने क्राइटेरिया फिक्स किया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एवेलुएशन ऐसे होनी है वो एनुअल रिपोर्ट के अंदर डालें।
और उसी तरह रिवाइज क्लॉज जो है उसके अंदर एक न्यू रिक्वायरमेंट भी है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है वो कम से कम 1 साल के अंदर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की है मीटिंग कॉल करे, जिसके अंदर नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं आने चाहिए। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है मीटिंग के अंदर जो है बेसिकली जो है नॉन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं और उनकी जो है बेसिकली परफॉर्मेंस को अवेल्युएट करते हैं। The independent director in the meeting shall review the performance of independent directors, board of directors, a whole and chairperson of the company. कंपनी जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सुटेबल ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करे, जिसके बेसिस पे क्या है कि देयर रोल्स राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी नेचर ऑफ द इंडस्ट्री इन व्हिच द कंपनी ऑपरेट, वो सारी मतलब प्रॉपरली उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए। और ये जो ट्रेनिंग है इसकी जो रिपोर्ट है वो एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो है देनी है। उसी तरह जो डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन है कि जितने भी ऑन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेगी। और यहाँ पे क्या है कि जो डिस्क्लोजर है वो बताया जाएगा कि कितनी सैलरी, कितने बेनिफिट, बोनस और पेंशन देनी है। उसी तरह जो सैलरी उनको दी जाती है उसके अंदर फिक्स्ड पेमेंट कंपोनेंट क्या है और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव क्या है वो भी बताना है। और उसी तरह क्या है कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव्स हैं अगर उन्होंने शेयर या अदर इंस्ट्रूमेंट कंपनी के हेल्ड किए हैं उनके पास है तो वो भी बताना है। और उसी तरह स्टॉक ऑप्शन के लिए वो एलिजिबल नहीं होते, जो रिवाइज क्लॉज है वो स्पेसिफिकली मतलब जो है मना करती है। उसी तरह हम देखते हैं कि क्वालिफाइड और इंडिपेंडेंट कमेटी जो है शुड बी सेटअप। कमेटी जो है एटलीस्ट 3 मेंबर्स होने चाहिए और 2/3 जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए जो ऑडिट कमेटी है। ऑडिट कमेटी के अंदर जो मतलब ये प्रॉपरली क्वालिफाइड होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट कमेटी होनी चाहिए और 2/3 जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। चेयरमैन जो है वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए और इसकी भी जो मीटिंग है कम से कम साल के अंदर 4 बार होना चाहिए। और जो गैप है वो 2 मीटिंग्स के अंदर 4 महीनों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जब ऑडिट कमेटी की मीटिंग होती है तो यहाँ पे जो कैप है या तो मिनिमम मेंबर 2 या 1/3 ऑफ द मेंबर विच एवर इज ग्रेटर, बट मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वहां पे प्रेजेंट होनी चाहिए। और उसी तरह ऑडिटर की इंडिपेंडेंस, परफॉर्मेंस एंड जो ऑडिट प्रोसेस है उसकी इफेक्टिवनेस को रिव्यू करेगी। और उसी तरह जो भी कोई रिलेटेड पार्टीज के साथ कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसकी अप्रूवल के लिए या कोई ट्रांजैक्शंस की मॉडिफिकेशन के लिए काम करेगी। और जो इंटर कॉर्पोरेट लोन्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं, उनको स्क्रूटिनाइज करेगी। और उसी तरह मतलब टू evaluate the undertaking और asset of the company whichever is necessary, तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को भी देखेगी कि वो एप्लीकेबल हो और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को भी चेक करेगी। नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, द रिवाइज क्लॉज 49 नाउ रिक्वायर एक कंपनी जो है वो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी भी सेटअप करनी चाहिए और जिसके अंदर क्या है कि मैक्सिमम जो है कम से कम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए और हाफ जो है उसके अंदर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और उसी तरह क्या है कि ये जो कमेटी है कि किस तरह से हमने जो डायरेक्टर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन, उनके पॉजिटिव एट्रीब्यूट और इंडिपेंडेंस को जो है डिटरमिन करना है। और उसी तरह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को किस तरह से एवेल्युएट करना है, तो उसी तरह से एक क्राइटेरिया जो है ये डिस्क्लोज करेगी जिसके द्वारा हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एवेल्युएशन करनी है उनके परफॉर्मेंस की। और उसी तरह क्या है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकमेंड करेगी कि जो डायरेक्टर्स हैं उनकी रेम्यूनरेशन जो कि मैनेजर पर्सोनल है, अदर एम्प्लॉयज हैं, उनकी किस तरह से फिक्स करनी है। क्लॉज 49 जो है वो कहती है कि मैंडेटरी डिस्क्लोजर होना चाहिए। बहुत सारी जो कंपनी काम करती है जैसे डायरेक्टर का रेजिग्नेशन है तो वहां पे लेटर ऑफ रेजिग्नेशन का डिस्क्लोजर, उसी तरह रीजन भी जो है कंपनी के वेबसाइट पे होने चाहिए, कंपनी के वेबसाइट पे भी होने चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी होने चाहिए। और ये जो डिस्क्लोजर है कि जब हम उसका रेजिग्नेशन लेटर जो है कंपनी रिसीव करती है तो विद इन 1 वर्किंग डे जो है कंपनी की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंज पे डाला होना चाहिए। उसी तरह जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनको जब अपॉइंट किया जाता है तो कंपनी की वेबसाइट पे उनका डिटेल प्रोफाइल स्टॉक एक्सचेंज पे भी होना चाहिए और कंपनी की वेबसाइट पे भी होना चाहिए। जब हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं तो विद इन 1 वर्किंग डे ऑफ द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये सारी चीजें जो है वेबसाइट के ऊपर और स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल होनी चाहिए। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ट्रेनिंग दी जाती है वो भी एनुअल रिपोर्ट के अंदर मेंशन करनी है। उसी तरह जो रेम्यूनरेशन पॉलिसी है, एवेल्युएशन क्राइटेरिया है वो भी स्पेसिफाइड होना चाहिए।
सेपरेट सेगमेंट जो है कॉर्पोरेट मतलब एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो मेंशन है वो सेपरेट सेगमेंट में होना चाहिए और जिसके अंदर डिटेल कंप्लायंस रिपोर्ट होनी चाहिए। और उसी तरह क्या है कि जो लिस्टिंग एग्रीमेंट है जिसके अंदर जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अगर वो कंप्लाइंस नहीं की गई तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन और रीजन के साथ देना है। तो और जो नॉन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है उसको कितना इन्होंने अडॉप्ट किया है वो भी उसके अंदर मेंशन होता है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है उसकी काफी इन्होंने टाइटन कर दिया है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के जो नॉर्म्स थे उसको काफी सख्त कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑडिट कमेटी से अगर हमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करनी है तो उसकी ऑडिट कमेटी से पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी और उसी तरह शेयर होल्डर की अप्रूवल भी चाहिए जिसके अंदर वो स्पेशल रेजोल्यूशन से अप्रूवल देते हैं। और जो कंसर्न पार्टीज होती हैं जो मतलब जो इंटरेस्टेड होती हैं तो वो इस रेजोल्यूशन के अंदर वोटिंग नहीं कर सकती। उसी तरह रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की क्वार्टरली बेसिस पे कंप्लायंस रिपोर्ट जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर जो है प्रॉपर डिस्क्लोज करनी है और वेबसाइट के ऊपर और एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है होनी चाहिए। और उसी तरह क्या है कि विसल ब्लोअर पॉलिसी के लिए मैंडेटरी है कि कंपनी जो है एक विजिल मैकेनिज्म जो है डायरेक्टर और एम्प्लॉइज के लिए सेटअप करे जो रिपोर्ट करे अनएथिकल बिहेवियर या एक्चुअल और सस्पेक्टेड बिहेवियर। तो जो भी कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट या एथिक्स पॉलिसी की वायलेशन होती है तो जो है वो विजिल मैकेनिज्म जो है डिटेक्ट करे। उसी तरह जो इंडिविजुअल जो है ऐसी घटनाओं के बारे में बताते हैं तो उनको विक्टिमाइज ना किया जा सके। और ऐसा जो मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया गया है विसल ब्लोअर पॉलिसी का वो कंपनी की वेबसाइट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट के अंदर होना चाहिए।